हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 का। 1909 का अधिनियम जो आया था उससे पहले क्या हुआ था कि भारत में एकता बढ़ रहा था, हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। अंग्रेज जो है भयभीत हो गए थे कि अब इनकी एकता से जो है उनको नुकसान हो रहा था, चूँकि अब भारतीय क्या थी, कांग्रेस पार्टी भी थी जिसका स्थापना 1885 में हो गया था। तो ये लोग क्या है कि प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे। ब्रिटिश ने सोचा कि इनकी एकता को किसी प्रकार से भंग किया जाए। उसी क्रम में क्या होता है कि आपका 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1906 में आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग का स्थापना भी करवा दिया जाता है। इसी संदर्भ को देखते हुए जो है नया अधिनियम 1909 का एक्ट पारित किया जाता है। 1909 अधिनियम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में वृद्धि किया जाता है। ठीक है, जो केंद्रीय परिषद की बात करें तो उसमें जो संख्या 16 रहती है उसको 60 कर देता है, और जो प्रांतों में होती है संख्या अलग अलग होती है। जो बड़े प्रांत है उसमें कुछ ज़्यादा होता है, जो छोटे प्रांत है उसमें कम होता है। और 1909 का एक खास बात यह भी होता है कि यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपना लिया जाता है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम एकता को भंग किया गया था। और हिंदू कहने का मतलब है कि यहाँ पे हिंदू के लिए अलग और मुस्लिम के लिए अलग जो है निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। अब अधिनियम 1919 का बात करें तो यह अधिनियम जो है 1919 का, यह प्रथम विश्व युद्ध जो 14 से 18 हुआ था उसी का परिणाम था। अगर हम बात करें तो 1909 से पहले ही हिंदू मुस्लिम को जो है विभक्त कर दिया गया था, मुस्लिम लीग का स्थापना कर लिया गया था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बात करें तो 1914 में विश्व युद्ध छिड़ गया था। अब अंग्रेज जो थे परेशान थे, और इसी क्रम में जो है गांधी का क्या होता है, भारत में प्रवेश होता है। अब गांधी का जब प्रवेश होता है तो गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो वहाँ कई प्रकार के आंदोलन भी कर चुके थे। और इसी क्रम में क्या होता है, जब गांधी जी यहाँ आते हैं तो गांधी जी अंग्रेज से कहते हैं कि हमें जो है आप स्वतंत्र कर दीजिए, हमें जो है अपना प्रतिनिधित्व करने दीजिए। ठीक है, तब अंग्रेज उनसे कहते हैं कि अरे भाई अभी युद्ध चल रहा है, आप हमारी सहायता करिए। और सहायता करने के बाद क्या है कि हम आपको जब हम युद्ध से निपट लेंगे तब आपके विषय के बारे में हम सोचेंगे। अंग्रेज के लक्षण जो थे वो ठीक थे नहीं। तो इसी क्रम में क्या होता है कि भारतीयों को वो उस क्रम में परेशान करता ही रहता है। इसी क्रम में जो है 1917 में गांधी जी का चंपारण होता है, फिर खेरा होता है, फिर असहयोग होता है, उसी क्रम में चौरा चौरी होता है। यानी कि जो गांधी जी थे वो अपना पूरा धूमधार मचा दिए, धुंधार कर दिए थे अपना। इसी कारण से जो है यही सब देखते हुए क्या होता है कि 1919 का एक्ट पारित किया जाता है। और 1919 के एक्ट पर जो है गांधी जी का काफ़ी प्रभाव हम लोग देखते हैं, समझ पाते हैं। और एक बात और है कि इसी जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय जब गांधी जी को अंग्रेज ने कहा कि सहायता करिए, उसी क्रम में जो गांधी जी भारतीयों को युद्ध में शामिल होने का बात करने का बात कहते हैं, तो इसी क्रम में गांधी जी को जो है भर्ती करने वाला एजेंट भी कहा गया है। तो हम 1919 का बात करें तो यह अधिनियम जो था ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था, यानी कि नाम मात्र का प्रयास था, कहने भर का बात था कि हाँ हम सुधार कर रहे हैं। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा करता है और उसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया तथा उद्देश्य बताया कि भारत में एक जो है क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ये देखिए सबसे पहले ही कह दिया है कि तथाकथित, नाम मात्र की बात कर रहा था, क्योंकि अंग्रेज तो हमारे भाई थे नहीं जो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। तो यह घोषणा जो था तो घोषणा स्थापित करता है कि ब्रिटिश शासक की सरकार की नीति प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और स्वशासी संस्थाओं का धीरे धीरे विकास की थी, ताकि जो ब्रिटिश साम्राज्य के आंतरिक भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशीलता प्राप्त कर सके। अगर हम देखें तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 है यह 1919 में बना था, परंतु यह लागू होता है 1921 ईस्वी से। भारत शासन अधिनियम 1919 है तो इसका जो है तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, ठीक है, जो वो कानून बना रखे थे उसमें मांग, होम रूल आंदोलन जो 1916 में शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914, ये सब जो कारण था इसकी वजह से यह अधिनियम जो है आपको पारित किया गया, क्योंकि इस अधिनियम से प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाती है। जैसे कि अगर बात करें तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, अगर हम बात करें आगे तो देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की जाती है आपको 1919 के माध्यम से।
केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की जाती है और उन्हें पृथक करके राज्यों में यानी कि केंद्रीय नियंत्रण कम किया जाता है अब यहाँ पे, चूँकि अब यहाँ पे विभक्त कर दिया था। और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषय पर विधान बनाने का अधिकार भी दे दिया जाता है कि अब जो प्रांतीय लोग हैं वो करेंगे, लेकिन जो सरकार का ढांचा रहता है वो केंद्रीय और एकात्म ही बना रहता है, यानी कि मेन जो है आपका सेंट्रल ही रहता है। अब अगर बात करें विषयों का तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटता है, पहला हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों की बात करें तो हस्तांतरित विषय में आपके स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि थे। अगर हम आरक्षित विषयों की बात करें तो आरक्षित विषय में आपके राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि जो था आपका विषय बांटा हुआ था। हस्तांतरित जो विषय था इस पर गवर्नर का शासन होता था और इसको जो है विधान परिषद के मंत्रियों की सहायता से लेता था, जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी थे, यानी जो विधान परिषद के मंत्री थे उनसे जो है हस्तांतरित विषयों पर सहायता प्राप्त करता था या उन्हीं के माध्यम से उसका काम करता था। अगर दूसरी ओर आरक्षित विषयों की बात करें तो इस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। जितना भी विषय था यानी कि जो आपका राजस्व था, न्याय था, वित्त था आदि, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। 1919 का शासन था, इस शासन की इस व्यवस्था को द्वैध यानी कि जो यूनानी शब्द डायआर्की है, ठीक है, उससे व्युत्पन्न है शासन व्यवस्था कहा गया, यानी कि इस शासन की इस व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया, यानी कि जो केंद्रीय था और प्रांतीय था। अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, स्थापित किया गया। अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान जो है राज्य परिषद यानी उच्च सदन या राज्यसभा, ठीक है, और विधानसभा यानी कि निम्न सदन या फिर लोकसभा वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया था। अब अगर बात करें राज्य परिषद की तो इनकी संख्या 60 थी, जिसमें 34 जो है निर्वाचित थे यानी इलेक्टेड थे और 26 जो होते थे मनोनीत होते थे, और इनका जो कार्यकाल होता था वो क्या था, 5 ही वर्ष का था। इसके बाद अगर बात करें तो जो केंद्रीय विधानसभा थी इसमें 144 सदस्य थे, ठीक है, और इसमें जो है 104 जो है इलेक्टेड थे, 40 जो थे वो मनोनीत थे, नॉमिनेटेड थे, और इनका कार्यकाल जो है आपका 3 वर्ष का होता था। इसके बाद अगर बात करें तो दोनों की शक्तियां जो थी समान थी, लेकिन बजट पर स्वीकृति प्रदान करने की अधिकारिता जो है वो केवल विधानसभा को ही प्राप्त था। अब देखिए जो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका था, ठीक है, और इसके बाद बात करें तो प्रांतों में क्या था, द्वैध शासन यानी कि डायआर्की था। अब दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना या निर्वाचित किया जाता है, यानी कि देखे हैं कि इसमें भी जो है 104 जो थे निर्वाचित थे, और अगर उसकी बात करें तो उसमें भी जो देखे हैं हम लोग कितना 34 जो थे आपके निर्वाचित थे। अगर इसके बाद बात करें तो इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से यानी जो कमांडर इन चीफ होते थे उनको छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। और इसने क्या किया कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तरित कर दिया। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1909 के माध्यम से सिर्फ मुस्लिमों को दिया गया था, लेकिन अब जब यहाँ पे सब प्रशासन में हल्ला कर रहा था तो कहा चलो भाई देंगे तो, लेकिन इतना बांट के देंगे, फूट डालेंगे और राज करेंगे। इस हिसाब से क्या किया था, जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग थे सबका जो है पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तरित कर दिया। इस कानून के माध्यम से संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में मताधिकार प्रदान किया गया, यानी कि जिनके पास संपत्ति है या जो एजुकेटेड हैं, कितना कर दे रहे हैं, इस आधार पर जो है सीमित मताधिकार का प्रावधान किया गया। अगर हम बात करें आगे तो इस कानून ने लंदन में जो है भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन भी करता है और भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को जो है उच्चायुक्त होते हैं उनको हस्तांतरित कर देता है। इसके बाद बात करें तो इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया, यानी कि यहाँ पे बजट को क्या करता है, केंद्रीय और राज्य को अलग अलग पृथक कर देता है और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है। और एक खास बात ये होती है कि 1919 के अधिनियम में ही एक प्रोविज़न आता है जिसमें लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के गठन का बात किया जाता है, और 1926 ईस्वी में
सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इस क्रम में अगर हम बात करें फर्स्ट यूपीएससी चेयरमैन का, तो उनका नाम था रॉस बारकर। और इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य प्रत्येक 10 वर्ष पर जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। यानी जो भी काम होता, जैसे 1919 का अधिनियम आया था, इस अधिनियम के माध्यम से जो भी काम होता इसके 10 वर्षों पर जांच करना था, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट जो है उनको प्रस्तुत करना था। लेकिन क्या होता है कि 10 वर्ष से पहले ही जांच होता है, लेकिन अब इसके बाद जो है 10 वर्ष के बाद यानी कि 1929 में आके देखेंगे, उससे पहले बहुत सारा कांड हो जाता है और 1935 का अधिनियम एक बार में आता है, ठीक है। तो इतना भारत शासन अधिनियम 1919 में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।